मौलाना आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री थे जी, मुसलमानों के शिक्षा मंत्री नहीं थे। आईआईटी खड़गपुर से लेकर के सीडीआरआई से लेकर के जितने साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो थे मौलाना। आपका नाट्य कला एकेडमी, संगीत कला एकेडमी, जितने भी आप स्ट्रक्चर इस वक्त भारत में देख रहे हैं उसकी बुनियाद मौलाना आज़ाद ने एज ए शिक्षा मंत्री डाली। और ये करीब 30,000 टीचर अनुमोदित हैं, 21,500 टीचरों को तनख्वाह मिलती है। अगर मैं एवरेज 10,000 निकाल लूं तो इनको तनख्वाह साल भर देने के लिए उत्तर प्रदेश में 360 करोड़ का बजट केंद्र सरकार का चाहिए। अभी जो पिछली मोदी जी की सरकार थी उसमें ये बजट 181 करोड़ रुपए का इंडिया में और उसका एक प्रोपोर्शनेट 160 करोड़ उत्तर प्रदेश में। 80% टीचर और ये पूरा सब उत्तर प्रदेश में ही है एक्चुअली, 20% में पूरा भारत। तो 360 करोड़ की जरूरत है और 160 करोड़ है, तो 200 करोड़ की शॉर्टेज की वजह से आप अक्सर सुनेंगे कि मदरसे के आधुनिकीकरण के टीचरों की तनख्वाहें 2 साल से 6 महीने से 1 साल से नहीं आ रही। जो मकतब चलता है जिसको भी मदरसा कहते हैं, जो मोहल्ले के लोग अपना पैसा इकट्ठा करके 2 कमरा बना करके वहाँ चला देते हैं, अगर वो ना चले तो वो लड़के फिर वो जो सिविक सेंस उनमें डेवलप हो जाता है, जो डिसिप्लिन डेवलप हो जाती है, वो छोड़ करके वो थोड़े छोटी मोटी बदमाशियों में पड़ेंगे और वो अनलॉफुल एक्टिविटी में चले जाएंगे। मुस्लिम्स हिंदुस्तान में कंपैरेटिवली सबसे गरीब कौम बन गई है जी। तो उन औरतों की चैलेंज है अपने बच्चों को पालना। तो वो आप देखिएगा बीड़ी कारखाने से लेकर के और बुनाई के कारखानों से लेकर के जो घरों में हथकरघा का काम होता है उसमें मुस्लिम औरतें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो इस मुल्क में तअस्सुब नहीं है, जो अल्पसंख्यक के दिमाग में बैठ गया है, बिल्कुल नहीं है। मुझे उल्टा लगता है उदारता है, तो एक तो वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और अगर गलती से आपको लगता है कि तअस्सुब हो रहा है, आपकी एंट्री मुश्किल है, तो अगर रिक्वायर्ड मेरिट 100 है तो 95% पे बच्चे मेहनत करते हैं, 95 पे तअस्सुब के कंधे पर रोने लगते हैं। मेरा उनको ये सजेशन है, अगर आपको लगता है तअस्सुब है, प्रिपेयर फॉर 105%। मदरसा शिक्षा परिषद जो है या फिर मदरसा की शिक्षा को हम मजबूत करेंगे और दुनियावी तालीम के साथ उसको जोड़ेंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ही हासिल कर लेना होता है या फिर उसके कुछ और भी होते हैं सर? देखिए, एजुकेशन आपको ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। अब एक टेक्निकल पढ़ाई है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो एक तरीका है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर नौकरी ना करनी हो तो आप पढ़ाई ना करें। पढ़ना तो ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात, जो एक आप अभी जिक्र कर रहे थे मदरसों का, तो मैं मदरसों में मैं आपको बताता चलूँ 2 चीज़ें। एक एडेड मदरसा है जो उत्तर प्रदेश में 480 मदरसे हैं, और एक अनएडेड मदरसा है जो कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से चलता है। जी। वो गरीब बच्चे, थोड़ा मिथ भी है मदरसों को लेके और मुसलमानों में भी है। जब हम इनके लीडर्स की बात करते हैं तो उनको भी यही लगता है। टोटल पॉपुलेशन का 3% बच्चे मदरसे में जाते हैं। इनमें 2 तरह के हैं। एक जो आपके एडेड या बड़े मदरसे हैं जिसमें नदवा और देवबंद आता है, वहाँ से तो ये एक रिलीजन एजुकेशन के लिए एक तरह से डॉक्टरेट और फ़िक़ा के लोग तैयार दीनी तालीम के लिए करे जाते हैं। जो मकतब चलता है जिसको भी मदरसा कहते हैं, जो मोहल्ले के लोग अपना पैसा इकट्ठा करके 2 कमरा बना करके वहाँ चला देते हैं, अगर वो ना चले तो वो लड़के फिर वो जो सिविक सेंस उनमें डेवलप हो जाता है, जो डिसिप्लिन डेवलप हो जाती है, वो छोड़ करके वो थोड़े छोटी मोटी बदमाशियों में पड़ेंगे और वो अनलॉफुल एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो मदरसे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा फंड, ज़कात और सदक़ात और एक चैरिटी का फंड होता है, जैसे बच्चों को खाना भी खिलाया जा रहा है। गुड ओल्ड, अभी मिड डे मील वगैरह तो अभी आया, ये ज़माने से चला आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा लोड सरकार का कम्युनिटी के लोगों ने लेकर के इस मदरसे को चलाते हैं। अब इस मदरसे में क्या हुआ कि आपने, अब जाहिर क्या पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, तालीम दे रहे हैं। तो एक ये सोच जाहिर हुई आज से 29 साल पहले की सरकार में कि मदरसे के इन मकतब के बच्चों को भी थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन दे करके उनको मेन लाइन स्ट्रीम से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वो उसके लिए SPQUM, स्पेशल प्रमोशन क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा करके एक स्कीम 93 में लॉन्च करी गई। और उसमें यह रखा गया कि मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस, कंप्यूटर, ये मदरसे में पढ़ाई जाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश में
30,000 टीचर, इसको थोड़ा कंफ्यूज मत करिए, दो को बिल्कुल अलग करिए। एडेड मदरसे में तनख्वाहें 35-40 हज़ार है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। जो आप आधुनिकरण की बात कर रहे हैं वो एक अलग स्कीम है। इस स्कीम में जो ग्रेजुएट होता है उसको 6,000, ग्रेजुएट टीचर को 6,000 का ऑनरेरियम दिल्ली सरकार देती है और 2,000 का ऑनरेरियम प्रदेश सरकार देती है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनको 12,000 का ऑनरेरियम केंद्र की सरकार देती है और 3,000 उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। और ये करीब 30,000 टीचर अनुमोदित हैं। 21,500 टीचरों को तनख्वाह मिलती है। अगर मैं एवरेज 10,000 निकाल लूं तो इनको तनख्वाह साल भर देने के लिए उत्तर प्रदेश में 360 करोड़ का बजट केंद्र सरकार का चाहिए। अभी जो पिछली मोदी जी की सरकार थी उसमें ये बजट 181 करोड़ रुपए का इंडिया में और उसका एक प्रोपोर्शनेट 160 करोड़ उत्तर प्रदेश में। 80% टीचर और ये पूरा सब उत्तर प्रदेश में ही है एक्चुअली, 20% में पूरा भारत है। तो 360 करोड़ की जरूरत है और 160 करोड़ है, तो 200 करोड़ की शॉर्टेज की वजह से आप अक्सर सुनेंगे कि मदरसे के आधुनिकरण के टीचरों की तनख्वाहें 2 साल से 6 महीने से 1 साल से नहीं आ रही हैं। तो उसका सलूशन ये होना चाहिए था कि बजट रिवाइज करके, और मैं परमिंदर सिंह जी मौजूद हैं, काफ़ी सुलझे और पढ़े लिखे इंसान हैं, तो मैं इनके माध्यम से ये बात लाना चाहूँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल 30,000 खानदान चल रहे हैं जी, 30,000। तो उसमें अगर इनका बजट बढ़ करके 360 करोड़ हो जाता है केंद्र का, तो ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। अभी जो लेटेस्ट बजट आया है उसमें बदकिस्मती से जो मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये 180 करोड़ घटा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो जहां मिनिमम 200 करोड़ बढ़ना चाहिए था सालाना, वहां 170 करोड़ घट जाने से क्या होगा, ये तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो उससे 2-3 चीजें, जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास का, उसमें उसको डेंट पहुंचेगा। जो पसमानदा मुसलमानों की आप इस वक्त बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये 30,000 टीचर में कम से कम 80% पसमानदा है। 25,000 पसमानदा टीचर हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरा जो आपका ये एक ख्वाब है कि मदारस के बच्चे भी दुनियावी तालीम से आरास्ता होकर के मेन लाइन से जुड़ें, वो ख्वाब भी आपका डिमोलिश हो जाएगा। क्योंकि जब टीचर ही नहीं रहेंगे और ये इनको ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, तो मेरा ये मानना है कि आप जो आप अभी कह रहे थे, और मैं बहुत खुश हूं कि इस तरीके के मिजाज, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो एक्स को दें वही वाई को दें, और वाई का काम है कि मेहनत करके वो मेन लाइन से जुड़े। बिल्कुल, बहुत मैं उसकी काउंसलिंग करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी ये भी दरखास्त रहेगी कि आप इस बात को सरकार से टेकअप करिए। ये चलती हुई योजना पे हो सकता है कि 22,000 टीचर या 30,000 टीचर में 6-8 हजार ना पढ़ा रहे हों। बेईमानी ये हर सिस्टम में। बिल्कुल। कोई भी योजना किसी भी धर्म के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए डालेंगे, वहां पोटेंशियल है, मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो आप जो खराब लोग हैं, वो ऐसा सिस्टम बनाइए, अगर उनकी अटेंडेंस पुअर है टीचर की, निकाल बाहर करिए। बहुत अच्छी बात। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उनके यहाँ भुखमरियां ना फैलें। वो बच्चे, वो इंस्टीट्यूट बहुत लंबे चौड़े हैं, 29 साल पुरानी योजना है, इसको और सुचारू रूप से चलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे, जो भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से थे। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे छूट गया है। क्या वजह रही हैं सर? मौलाना आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री थे जी, मुसलमानों के शिक्षा मंत्री नहीं थे। उनके सामने जो चैलेंज था उस वक्त, आज़ादी के बाद इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कम रिसोर्स के साथ एक मुस्तकबिल मजबूत करना है हिंदुस्तान का, एक बुनियादी ढांचा तालीम का इस तरह से खड़ा किया जाए कि यहाँ से निकलने वाले लोग वर्ल्ड को दिशा दे सकें, उसका काम करना उनके सामने एक प्रायोरिटी थी और उन्होंने बखूबी इसको अंजाम दिया। IIT खड़गपुर से लेकर के CDRI से लेकर के जितने साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो थे मौलाना। आपका नाट्य कला एकेडमी, संगीत कला एकेडमी, जितने भी आप स्ट्रक्चर इस वक्त भारत में देख रहे हैं, उसकी बुनियाद मौलाना आज़ाद ने एज ए शिक्षा मंत्री डाली। नतीजा क्या है? आज दुनिया की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज को वो भारतीय लीड कर रहे हैं जो इन्हीं IIT से निकल करके बाहर निकले हैं। तो मौलाना आज़ाद ने कोई मदरसा बोर्ड नहीं क्रिएट किया था। मौलाना आज़ाद ने कोई मुस्लिम सेंट्रिक काम नहीं, मुस्लिम इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपने IIT क्रिएट कर दी तो IIT सबके लिए क्रिएट होगी। जो मेहनत करेगा, कॉम्पीट करेगा, ऊपर जाएगा, वो तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो मौलाना आज़ाद ने तो अपना काम बहुत अच्छा करा।
और मौलाना आज़ाद चाहते थे कि 10% कम से कम शिक्षा का बजट होना चाहिए, क्योंकि भारत के पास जो बड़ी बात है, हमारी अंदर एक जो हमारे लोग हैं वो टैलेंटेड है, मेरिटोरियस लोग हैं जी। अमेरिका कभी कभी वहां का प्रेसिडेंट बताता है कि उसका फ्यूचर डिपेंड करता है इंडियन टैलेंट कितना वो हायर कर सके, तो इसलिए एजुकेशन पे उनको करना चाहिए। आज भी हम लोग 5-6% से ऊपर एजुकेशन बजट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी विशफुल थिंकिंग थी और उन्होंने करा भी है इसको। एक बात। दूसरा सवाल आपका ये था कि मुस्लिम क्यों पीछे रह गया। जी देखिए ऐसा है कि मुसलमान आज़ादी के बाद सभी के पास चैलेंजेस थे, मुस्लिम के पास भी चैलेंजेस थे। आपने कहा उस वक्त पढ़े लिखे थे, बाद में क्यों कमज़ोर हो गए। हुआ यूं कि हर कम्युनिटी, अगर मैं माइनॉरिटी की बात कर लूँ, अगर मैं सिख कम्युनिटी की बात करूँ जी, तो आज सिख 2 करोड़ हैं दुनिया के 150 ममालिक में, उसमें ये 10 लाख गरीब लोगों को खाना पड़ता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ये उनकी जो लंगर चलाना, जो सेवा भाव है, ये उसकी कम्युनिटी की देन है। मैं पारसी की बात करूं, दे आर नेग्लिजिबल, 50-60 हजार लोग हैं, लेकिन कैपिटल में इकोनॉमी जो है, टाटा, अदी गोदरेज, जितनी भी आप गोदरेज देखते हैं, वाडिया, नुस्ली वाडिया, ये सारे जो बड़े बड़े नाम आप देखेंगे, ये उस जमाने में अगर इकोनॉमी में परसेंटेज देखें तो बहुत कम पारसी थे, बट उन्होंने एक नुमाया काम अंजाम दिया। आप क्रिश्चियंस को देखें तो वो एजुकेशन सिस्टम में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहा। उसी तरीके से अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो मुसलमान कम्युनिटी में एक कहते हैं ना हुनर, हाथ का टैलेंट बेइंतहा है और ये सब लोग मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो चले गए, सर्वाइवल का इशू था उस वक्त, चैलेंजेस थे, हमारे पास लाल चावल आता था, इंडिया में जितने लोग थे उतने को हम खिला नहीं सकते थे, तो मुसलमानों ने वो रास्ता अख्तियार किया। और आप देखेंगे, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जो 18 सब इकोनॉमिकल हब कांग्रेस की गवर्नमेंट के जमाने में क्रिएट हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें आप भदोही, अलीगढ़ और फिरोजाबाद ले लेंगे, वहां आप वर्कर्स देखेंगे, चूड़ी बनाने से लेकर के और कालीन बिनने तक मेजॉरिटी आपको मुस्लिम कम्युनिटी से बनेंगे। तो क्या हुआ, आप सिक्के का 2 रुख है, आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आप इकोनॉमिकल पहिए से जुड़ गए तो एजुकेशन ने बैक सीट ले लिया। मुझे लगता है ये उनकी मतलब एक मजबूरी रही होगी। और जब वक्त आया, जब 91 में ओपन इकोनॉमी नरसिम्हा जी और मनमोहन सिंह के जमाने में शुरू हुई और ग्लोबल बिजनेसेस, पॉपुलेशन ड्रिवन बिजनेसेस आने शुरू हुए, बैंक, टेलीकॉम वगैरह, उसमें आप ये देखिएगा पॉपुलेशन के मुताबिक मैं प्लेस जो मैनेजर्स तबका था, जो सेल्स में लोग थे, उनको बोलने का सलीका कंपैरेटिवली बेटर था। तो वो 20% है, तो 20% आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में मुस्लिम दिखलाई दी, और जाहिर वो पढ़ करके गए तो दिखलाई दिए। तो मैं इसको एकदम से 0 या 100 में नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल पढ़ने गए, जाहिल हो गए, ऐसा नहीं है। जो हालात जैसे थे वक्त के हिसाब से ढाला और अपने लिए खुद सेल्फ रिलायंट रहे, सेल्फ सफिशिएंट रहे, खुद कमाया और फैमिली को चलाया। हम जानना चाहेंगे कि मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा होती है, क्या रोजगार परक शिक्षा के लिए आपके पास भी कुछ ऐसे सुझाव या कुछ ऐसी चीजें हों जो आप बताना चाहें? मुझे ये लगता है कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं जी, अगर उसका सिर्फ वर्कशॉप हम मदरसों में शुरू कर दें तो लड़कों के प्रति एक जागरूकता जब आएगी तो वो अपने को इसमें इनरोल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो उनका मैनेजमेंट और टीचिंग कम्युनिटी है वो भी इसमें भाग लेगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मदरसे के जो बच्चे, मैं आपको बताऊं, उनकी जो इमेज क्रिएट है वो अलग है। फैक्ट ये, मैंने बहुत सारे मदरसे विजिट करे हैं, उनके पास रिसोर्स की कमी है, 3 शेड पड़े हुए हैं, लेकिन बाहर आप जाइए तो चप्पलें बहुत डिसिप्लिन से लगी हुई हैं, पंक्चुअल टाइम से साइकिल से चला आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है बिल्कुल शार्प टाइम पे आ रहा है, शार्प टाइम पे जा रहा है। तो ऐसे रिसोर्स में, और एक तो अगर वो उनके अंदर स्किल सेट तो है ही है, डिसिप्लिन्ड है, अगर सरकारी योजना उन तक पहुंच जाए ना, एक तो वो उनका एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट होगा, दूसरे सरकार की योजना का एक्चुअल इस्तेमाल हो जाएगा। आपको भी जो पैसा, हमारे टैक्स पेयर का पैसा खर्चा हो रहा है, वो सही माध्यम में। आज भारत की जो चैलेंजेस है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ अगर आप ढूंढने जाइए तो नौकरी वाला लड़का नहीं मिल रहा कहीं। क्यों? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट लैक कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, प्रविंदर जी हैं। मुझे सिर्फ आप वर्कशॉप्स क्रिएट कर दीजिए, मे भी 10, 15, 20 मदरसे के बच्चों को बिठा लिए और उनमें अपनी जो योजनाएं चल रही हैं, अगर उसका आप प्रमोशंस करेंगे तो इट्स विल बी अ विन-विन सिचुएशन। बिल्कुल। एक चीज़ जो आधी आबादी है, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर हम मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो शिक्षा में कई बार बहुत पीछे छूट जाती हैं,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मिसकंसेप्शन है। आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में देखिए तो मुझे लगता है कि लड़कियां लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छा मुस्लिम्स में कर रही हैं जी। एक्सट्रीम पे हैं। दूसरा क्या होता है कि चूंकि उन पे बहुत सारी मल्टीपल जिम्मेदारियां हैं, मुस्लिम्स हिंदुस्तान में कंपैरेटिवली सबसे गरीब कौम बन गई है जी। तो उन औरतों की चैलेंज है अपने बच्चों को पालना। तो वो आप देखिएगा बीड़ी कारखाने से लेकर के और बुनाई के कारखानों से लेकर के जो घरों में हथकरघा का काम होता है उसमें मुस्लिम औरतें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। तो दे आर वर्किंग, दे आर प्रोड्यूसिंग। और जो पढ़ने में चली गई वो एक्सट्रीमली गुड कर रही हैं, मतलब मेरिटोरियस हैं। 97-98% बोर्ड्स में टॉप कर रही हैं, सिविल सर्विसेज में आ रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं। तो ये मिथ्स है, ऐसा नहीं। बच्चियां तो बच्चों से ज़्यादा पढ़ रही हैं। आई सैल्यूट टू देम। एक बात जो आपने रखी थी मदरसे का, मैं जोड़ दूं, एक ब्रिज कोर्स क्रिएट किया जा सकता है। आप ये चिकन एंड एग स्टोरी है, मुर्गी और अंडा पहले कौन था। हम कहेंगे मदरसे के लड़के बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आप कहेंगे कि उतने गुणवत्ता नहीं उनमें। बेस्ट तरीका ये है कि एक ब्रिज कोर्स अगर सरकार क्रिएट कर दे 6 महीने 1 साल का, जहां मदरसे के बच्चे, और आप कोई कंप्रोमाइज मत करिए। कोई, जैसे मान लीजिए आपको एंट्री के लिए जो मेरिट आपकी सेट है वही रखिए। बच्चा उस कोर्स को 1 साल का अगर कोई कोर्स आप इंट्रोड्यूस कर दें और वो पढ़ करके वो टेस्ट क्वालिफाई करके अगर एडमिशन लेता है तो इट्स वेरी गुड। मतलब आप जो मेरिटोरियस है, आपने एक चैलेंज फेंका, जो मेरिटोरियस है वो मेन लाइन से जुड़ेगा, जो नहीं है वो सरकार पे ब्लेम। अल्पसंख्यक होता क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल होते हैं सर? 2 तरीकों पे डिसाइड होता है। एक बाय लिंग्विस्टिक है, एक बाय रिलीजन है। मजहब के एतबार से, जैसा अभी परविंदर जी ने बताया, कि अगर आपकी जो मूल जनसंख्या है उससे काफ़ी कम मकदार में अगर तादाद है तो उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। अगर किसी स्टेट में मान लीजिए पंजाबी या कन्नड़ बोली जा रही है, वहाँ नॉन पंजाबी नॉन कन्नड़ बोलने वाले लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कहलाएंगे। और जैसा आपने बताया कि इसमें मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियन, सरदार और पारसी कम्युनिटी थी। जैन कम्युनिटी अभी 2010-2011 में उनको अल्पसंख्यकों में इंक्लूड किया गया जी। बौद्ध थे। तो ये अल्पसंख्यक हैं हमारे। हम आपसे 30 सेकंड में जानना चाहेंगे कि आप अल्पसंख्यकों से दूरदर्शन के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उनको एक थोड़ा जो इनसिक्योरिटी फीलिंग है उससे बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। मैं अक्सर उनसे ये कहता हूँ कि एक तो इस मुल्क में तअस्सुब नहीं है, जो अल्पसंख्यक के दिमाग में बैठ गया है, बिल्कुल नहीं है। मुझे उल्टा लगता है उदारता है। तो एक तो वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और अगर गलती से आपको लगता है कि तअस्सुब हो रहा है, आपकी एंट्री मुश्किल है, तो अगर रिक्वायर्ड मेरिट 100 है तो 95% पे बच्चे मेहनत करते हैं, 95 पे तअस्सुब के कंधे पर रोने लगते हैं। मेरा उनको ये सजेशन है, अगर आपको लगता है तअस्सुब है, प्रिपेयर फॉर 105%। बिल्कुल। वंस यू डू 105%, और अगर आपको ब्रेक नहीं मिलता है तो मैं उनका केस लड़ने को तैयार हूँ। मैं यही कह सकता हूँ उनके लिए। क्या बात कही, क्या बात कही।